Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 5th of September 2024. तो गाइज आज है तारीख 5 सितंबर 2024 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है ब्रुनेई को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। दोस्तों अपने वीडियोस में कई बार हमने विंडफॉल टैक्स के बारे में पढ़ा है, आपको याद होगा। तो विंडफॉल टैक्स के रेफरेंस में आपके पास में 4 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला बोलता है कि विंडफॉल टैक्स को हम कैलकुलेट करते हैं अपने सभी जितना भी प्रॉफिट होता है उसके एक फिक्स परसेंटेज के बेसिस पे। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो विंडफॉल टैक्स होता है, मान लो यहाँ पे हमारे कुछ साल का जो एवरेज प्रॉफिट होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। ये हो गई दूसरे स्टेटमेंट की बात। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि जो विंडफॉल टैक्स है इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर कंपनी है ना, उसका यहाँ पर एक प्रॉफिट जो लिमिट लेवल है वो पूरा हो चुका है। अब उस प्रॉफिट के ऊपर में एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि बेस लाइन से ज़्यादा प्रॉफिट है, वो उस कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। तो क्या उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे जो यहाँ पर टैक्स काटा जाएगा, क्या वो विंडफॉल टैक्स के तौर पर कैलकुलेट किया जा सकता है? या ऑप्शन नंबर डी, जितनी भी हमारी सभी कंपनीज हैं उनमें एज अ फ्लैट फ्री जो टैक्स कैलकुलेट होता है उसको एज अ विंडफॉल टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बताइए चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई बार मैंने इसके बारे में आपको समझाया हुआ है। तो इसका आंसर भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुभारंभ करते हैं अपने लेक्चर को, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी लोगों ने बहुत सारी विशेस भेजी हैं, वो भी कल रात 12 बजे के बाद से ही ढेर सारी विशेस मुझे रिसीव हुई हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इतना ज़्यादा प्यार दिखाने के लिए इस चैनल के प्रति, हमारे द हिंदू वीडियोज़ के प्रति। और इस टीचर्स डे पर बस खाली मैं एक छोटी सी बात आप लोगों से यहाँ पर बोलना चाहूँगा। देखो जब बात आती है यार सीखने की, तो हम सोचते हैं यार हमें तो सब कुछ आता है, बहुत बार ऐसा सोचा जाता है ना। तो मैं कहूँगा इस चीज़ को या ऐसी सोच को दूर फेंको और जहाँ से भी सीखने को मिले, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं अच्छी चीज़ों की बात कर रहा हूँ। जहाँ से भी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, चाहे वो आपसे छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, ठीक है, तो हमें उन चीज़ों को सीखना चाहिए। कई बार एक ईगो रहता है, एक एटीट्यूड रहता है, यार ये तो मुझसे छोटा है, ये क्या मुझे सिखाएगा, है ना। लेकिन हो सकता है यहाँ पे वो भी कुछ बेहतर चीज़ आपको यहाँ पर बता रहा हो। तो जहाँ से भी सीखने को मिले प्लीज़ यहाँ पे उन चीज़ों को सीखिए। और लाइफ में हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हमें हर चीज़ सभी लोगों को यहीं पर सीखनी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज हमारे थंबनेल वाला जो आर्टिकल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। काफ़ी सारे लोग थंबनेल देख के सोच रहे होंगे यार ये कैसा सा थंबनेल है, ऐसा लग रहा है क्लिकबेट हो गया, क्या ये वाकई में कोई न्यूज़ है या नहीं है। तो इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये आपको दिख रहे होंगे सभी न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल। हज़ारों आर्टिकल्स पब्लिश हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर आपके सामने दिख रहा होगा 22 घंटे पहले, 14 घंटा पहले, 10 घंटा पहले, 21 घंटा पहले ये आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट पोस्ट का न्यूज़ आर्टिकल है कि पृथ्वी के ऊपर में एक ऐसा गड्ढा है जिसको हम कई बार नरक का दरवाज़ा बोलते हैं, गेटवे टू हेल। ये आप देख पाओगे, गेटवे टू हेल जो वर्ड है ना, ये कॉमन है सभी न्यूज़ आर्टिकल्स के अंदर में। तो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि चर्चाओं में क्यों ये आया है। तो ये गेटवे टू हेल लगातार बढ़ता चले जा रहा है और अभी तक ये अपने साइज़ में पिछले 30 सालों में कह सकते हैं 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है। तो साइज़ इसका एक्सपैंड हो रहा है, जो कि यहाँ पर एक चिंता का विषय है। तो यहाँ पे हम ये भी जानेंगे इसके पीछे का रीज़न क्या है ना। और ये गेटवे टू हेल कहाँ पर है, अभी इसके साथ साथ कुछ जोग्राफिकल टर्म्स भी आएंगी जो एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है, वो भी यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो ये सब न्यूज़ आर्टिकल आपने देख लिया, चर्चाओं में क्यों है, क्योंकि पिछले 30 सालों में ये जो गेटवे टू हेल है, जो ये गड्ढा है दोस्तों, नरक का दरवाज़ा जिसको बताया जा रहा है, ये तेज़ी से बढ़ रहा है, 3 गुना साइज़ में यहाँ पर ये इंक्रीज़ हो चुका है। अब अगर हम इसका लोकेशन देखना चाहें तो दोस्तों यहाँ पर ये आपको वर्ल्ड मैप से नज़र आएगा।
ये ऊपर रशिया दिख रहा होगा, रशिया में आपको जाना है ईस्टर्न साइड में, तो ईस्टर्न साइड में जाएंगे तो मिलेगा साइबेरिया। साइबेरिया में ही अब इस पोर्शन को जूम करके दिखाऊं तो आपको ये देखने को मिल जाएगा, ये है साइबेरिया। साइबेरिया में ऊपरी वाले भाग में इस वाले पॉइंट पर दोस्तों ये क्रेटर मौजूद है, ठीक है, ये गड्ढा मौजूद है, जो गड्ढा लगातार बढ़ता चले जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। अभी कुछ और फोटोज़ में अगर इस क्रेटर की दिखाऊं तो कुछ ऐसी फोटोज़ आपको दिख रही हैं, ऐसा लगा है समुद्र के अंदर कोई चीज़ चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप देख रहे होंगे, ये एक गड्ढा है जो धीरे धीरे करके साइज़ में बढ़ता चले जा रहा है, पीछे से पतला है और आगे से यहाँ पर एक गड्ढा चौड़ा सा हो गया है, ठीक है। ये कुछ और इसके फोटोज़ हैं। इसको हम बतगाई का क्रेटर का नाम भी देते हैं। तो क्वेश्चन बन जाए ये क्रेटर कहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा सर्बिया में ये क्रेटर प्रेजेंट है, ठीक है। ऊपर से देखेंगे सैटेलाइट इमेजेस से तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है, नीचे से देखेंगे तो ये गड्ढा ऐसे है और धीरे धीरे ये और एक्सपैंड हो रहा है। आने वाले समय पर ऐसा पॉसिबिलिटी बताई जा रही है और ज़्यादा दूर वाले क्षेत्र तक ये गड्ढा फैल जाएगा, साइज इसका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अंदर से देखेंगे तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये गड्ढा इस तरीके से एक्सपैंड हो रहा है। ये इसके कुछ ऐसे फोटोज़ आपको नजर आएंगे। अब देखिए कुछ सैटेलाइट की इमेजेस ये भी हैं। ये गड्ढा साइज़ में केवल इतना छोटा सा था 27 अगस्त 1999 के समय पर, और ये 2005 में और बढ़ गया, 23 जुलाई 2013 के समय पर और बढ़ गया, और अभी के समय की इमेजेस देखेंगे तो इसकी विजिबिलिटी और ज़्यादा क्लियर हो चुकी है, यानी कि इसका एक्सपेंशन और ज़्यादा हो चुका है। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो ध्यान रखिएगा प्लीज़, क्वेश्चन यहाँ पे इसमें से बन सकता है कि गेटवे टू अंडरवर्ल्ड या गेटवे टू हेल क्या है, तो वो है बतगाई का क्रेटर। लोकेशन रशिया का फार ईस्टर्न रीजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इसके पीछे का कारण क्या है इस गड्ढे के बढ़ने का, तो साइंटिस्ट का मानना यहाँ पर यह है कि जो ये क्रेटर है ये परमाफ्रॉस्ट लैंड की मेल्टिंग होने की वजह से हुआ है और ये लगातार बढ़ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ज़मीन होती है जिसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट लैंड। ये अलग से कॉन्सेप्ट है। मैं आपको थोड़ा सा परमाफ्रॉस्ट लैंड के बारे में बताता हूँ, जिसके बाद आप अच्छे से सब चीज़ों को समझ पाएंगे। परमाफ्रॉस्ट बेसिकली कोई भी ऐसा ग्राउंड हो सकता है, ऐसी ज़मीन हो सकती है जिसका निचला भाग अगर आप देख पाएंगे वो कंप्लीटली जम चुका है, फ्रोजन आपको देखने को मिलेगा, है ना। और स्पेशली मान लो कोई सा भी पर्टिकुलर एरिया है, कोई सा भी ग्राउंड है, अगर वो 2 साल तक लगातार 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहेगा और कंप्लीट तरीके से फ्रोज हो जाएगा, जम जाएगा अपने निचली भाग में, तो वो परमाफ्रॉस्ट ही कहलाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है एक परमाफ्रॉस्ट लैंड। ऊपर से ज़मीन आपको ग्राउंड दिख रहा है, लेकिन नीचे से यहाँ पर ये पूरी तरह से जमा हुआ है, ये बर्फ़ जमी हुई है। अब ऐसे वाले जो ज़मीन होती है, ऐसी वाली लैंड्स ज़्यादातर कहाँ पर हैं? ऑब्वियस ही बात है, नॉर्मल जगह पे तो पाई जाएंगी नहीं, जहाँ पे ठंड ज़्यादा होगा, स्पेशली हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स, वहाँ पर पाई जाएंगी। लेकिन अभी यहाँ पर जो क्लाइमेट चेंज है उसका प्रभाव कितना ज़्यादा बढ़ चुका है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लगातार हम देख पा रहे हैं अपने ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, तो इम्पैक्ट वहाँ तक पहुँच चुका है। और अब मान लीजिए यहाँ पर अगर ये परमाफ्रॉस्ट के नीचे ये जो बर्फ़ प्रेजेंट है ये भी पिघलनी शुरू हो जाएगी, तो मान लो ये पिघल जाएगी तो भाई ये एरिया धंस जाएगा नीचे या नहीं? बिल्कुल घुस जाएगा नीचे, और ऐसे और पिघलेगा तो ये एक गड्ढा बनता चले जाएगा। तो यही यहाँ पे दोस्तों परमाफ्रॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, जिसमें बोला गया है कि ये वाला जो आज गड्ढा बढ़ रहा है, जिसको बटगाई का क्रेटर का नाम दिया गया है, ये भी एक परमाफ्रॉस्ट लैंड ही है। धीरे धीरे करके यहाँ पर इसके नीचे का जो ये बर्फ़ प्रेजेंट है वो यहाँ पर पिघल रहा है, और ये पिघलने की वजह से इस तरीके से ये गड्ढा एक्सपैंड होता चला गया। क्योंकि अगर ये बर्फ़ पिघलेगी, मान लो ये आप नीचे देख पा रहे होंगे, ये पिघलेगी तो ये ज़मीन कहाँ ऊपर रह जाएगी? ये तो इसी के ऊपर है ना, तो ये तो सब नीचे धंस जाएगा हिस्सा, और ऐसे यहाँ पर दोस्तों ये टूट कर भी धीरे धीरे करके गिरता रहेगा, और ये जो क्रेटर है वो एक्सपैंड होता रहेगा। एक फ़ोटो ये भी दिखाया गया है। अब ये बर्फ़ है, ये साइड में अगर गिर जाएगी नीचे की साइड में, तो ये गड्ढा एक्सपैंड होगा, फिर धीरे ऐसे बढ़ जाएगा, फिर धीरे धीरे करके इस तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारा परमाफ्रॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसको प्लीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। साइंटिस्ट ये भी बोलते हैं कि जो अभी बतगाई का क्रेटर है ये एक परमाफ्रॉस्ट लैंड लंबे समय से बना हुआ है। लंबे समय से यहाँ की जो ज़मीन है वो जमी हुई है, लगभग आज से 2.58 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात की जा रही है, तब से ये पूरी तरह से फ्रोज हुआ है। लेकिन अभी पिघलने की वजह से, ये बर्फ़ जो इसके नीचे प्रेजेंट है वो पिघलने की वजह से ये लगातार एक्सपैंड हो रहा है, और एक्सपेंशन कहाँ तक जा चुका है कि आज दुनिया भर में हज़ारों आर्टिकल्स यहाँ पर इसकी चर्चाएं कर रहे हैं। इसको गेटवे टू हेल बताया जा रहा है। आई होप इसके बारे में क्लैरिटी आपको मिल चुकी है।
now आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने पर्मा फ्रॉस्ट वाला आर्टिकल डिस्कस किया, बहुत सारा डेटा नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए, वैसे हर एक आर्टिकल में आपको नोट्स रेडीमेड तौर पे बनाकर मिल जाते हैं, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बच जाता है। नहीं तो खुद लिखने बैठोगे, टाइम 1 घंटे का वीडियो आपका 3 4 5 घंटे में बदल जाएगा। तो ये सारा दोस्तों यहाँ पे टाइम बच जाता है। जो बाकी बचा कुचा टाइम है आप अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर करने में दे सकते हैं। और यहाँ पे इस ग्रुप में जो पीडीएफ दिया जाता है वो प्रिंटेबल फॉर्म का है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है, जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है। बहुत ही सिंपल पीडीएफ होता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल। जैसे यहाँ पे इतने सारे फोटोज़ और ये सब चीज़ें लगी हुई होती हैं, इनको मैनेज कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। 100 स्लाइड्स हो जाती हैं, तो उनको कंबाइन कर दिया जाता है 10 से 15 पेजों के अंदर में। तो ये बेनिफिट आपको यहाँ पे उस ग्रुप में मिल जाता है। कोई टॉपिक सर्च करना है, वो सर्च करके आप कितना ही पुराना हो पढ़ सकते हैं। सभी कंटेंट एक जगह पढ़ा है, डेट वाइज पढ़ा है, वो भी केवल एक ही जगह पे, सभी करंट अफेयर्स का डेटा, तो वहाँ पे भी हेल्प हो जाती है ना। किसी भी तारीख का पीडीएफ उठाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट करो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। कहीं पर भी पीडीएफ स्टोर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, स्टोरेज का कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये सभी फैसिलिटीज़ हैं ग्रुप में। इसको ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है ना, वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में ग्रुप को ज्वाइन करके रखें और बेनिफिट्स डेली बेसिस पे उठाएं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का मैसेज करना है जहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदे हो रहे हैं। अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई कर लेना। जब संतुष्ट हो जाओ तब जाके ये इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। बाकी यार मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है कम से कम उसको तो प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। और मेक श्योर करा करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 6 लाख सब्सक्राइबर्स का हमारा एक बहुत बड़ा मिशन है जिसको आप अचीव करवा सकते हैं जल्द से जल्द। चलिए फिर एक और न्यूज़ आर्टिकल आता है आज के अखबार में। हमारे पेज नंबर 1 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 3 टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाएंगे। देखिए अखबार हर कोई पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ के यहाँ पर हटा देते हैं। डेटा इकट्ठा करने की ज़रूरत है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या पूछा जा सकता है, कैसे मैं इस आर्टिकल से नोट्स बनाता हूँ। इस वजह से वीडियो थोड़ा डिले भी हो जाता है, लेकिन आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल मिलता है कि हाँ वाकई में इसको बोलते हैं एनालिसिस। नहीं तो केवल यहाँ पर न्यूज़पेपर पढ़ लेना, उसको न्यूज़पेपर रीडिंग बोलेंगे, समझ गए। तो ये जो टॉपिक है यहाँ पे बात हो रही है कि लेटेस्ट ILO की स्टडी आई है। ILO मतलब है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहली एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई हमारे एग्जाम के लिए। इसको लेकर यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछ चुका है प्रीलिम्स में, अभी आगे बताऊंगा मैं। तो ILO की स्टडी आई है जिसने ये बोला कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI जो टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से आज के समय पर जो बेरोजगारी है वो भी बढ़ रही है और लेबर्स की जो इनकम है, जो उनकी आय है, वो भी कम होती हुई नजर आ रही है। तो ये सब कैसे बताया, एक स्टडी के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर में। उस रिपोर्ट का नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। तो ये अपडेट होता है दोस्तों कल के दिन वेडनेसडे में। और इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं। इन्होंने बोला है यहाँ पर जो हमारे नौजवान लोग हैं दुनिया भर में जो प्रेजेंट हैं, क्योंकि ये बॉडी ILO है, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, किसी पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट नहीं कर रही है, इंटरनेशनल लेवल पर ये पूरा सिनेरियो डिस्कस कर रही है। तो उनका कहना है बहुत सारे जो यूथ हैं, नौजवान लोग हैं दुनिया भर में, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है, और जो लेबर की इनकम है वो धीरे धीरे घटती चली जा रही है। लेबर की जो नौकरियां हैं, जो अनस्किल्ड लेबर हैं स्पेशली, उनकी नौकरियां जा रही हैं। और मेजर रीज़न इसके लिए किस चीज़ को ठहराया है, वो ठहराया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, AI को। आज जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है जगह जगह पर, नई नई टेक्नोलॉजीज़ रोज़ अपडेट हो रही हैं, रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं, ChatGPT आ रहा है वगैरह वगैरह, ऐसी चीज़ें मार्केट में आ चुकी हैं जहाँ पे आपको किसी दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं है। कंपनी हर एक काम यहाँ पे उस पर्टिकुलर वेबसाइट, उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से करवा सकती है। यार आज आपके सामने हर एक चीज़ प्रेजेंट है, AI के माध्यम से हर एक चीज़ कर सकते हैं, जैसा हम देख भी पा रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एनालाइज किया है कि ये जो हम लोग आविष्कार कर रहे थे टेक्नोलॉजी के मामले में, पिछले 20 सालों में जो ये आविष्कार हुआ है 36 देशों के अंदर में, ठीक है, इससे लोगों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। हाँ, इसको हम ऑब्वियस ही बात है नकार नहीं सकते कि भाई लोगों का जो काम करने का तरीका है, प्रोडक्टिविटी है, वो भी इंप्रूव हुई है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आई है काम करने का तरीका आसान हुआ है। लेकिन ये भी नहीं भूल सकते कि जो अनस्किल्ड लेबर हैं, जिनके पास में कोई प्रॉपर स्किल्स नहीं है, उनका इनकम शेयर कम भी हुआ है।
है ना, क्योंकि अब उस व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया है टेक्नोलॉजी ने, उस व्यक्ति को रिप्लेस कर दिया है रोबोट ने। तो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो ये इनोवेशंस हुए, जो ये आविष्कार हुए, इससे यहाँ पर एक वार्निंग मिल रही है हमें आज के समय पर, और आज ही हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाकर चलनी होगी। ऐसा ना हो कि आने वाले समय पर जो लेबर इनकम है ये और ज़्यादा डाउन हो जाए, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनस्किल्ड लेबर भी हैं, है ना। या फिर अगर आपको इन सेक्टर में उतारना है तो उनको आप ट्रेन करो, उनके बारे में बताएं, नहीं तो इसका जो इम्पैक्ट है वो इक्वालिटी के ऊपर पड़ने वाला है। टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है वो हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा, सिंपल सी बात है। तो कई सारे जो हमारे टारगेट्स है, दुनिया भर की कंट्रीज़ ने यहाँ पर ही बोला है हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करेंगे 2030 तक। अब दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कई सारी चीज़ें हैं। गरीबी को कम करना, यहाँ पे गरीबी कैसे कम होगी जब लेबर इनकम लगातार कम हो रही है, तो है ना। अब इनकम कम कर रहे हो, आप आय कम कर रहे हो, दूसरी तरफ पॉवर्टी को खत्म करने की बात कर रहे हैं हम इस गोल के अंदर में, जहाँ पे 2030 तक दुनिया भर के देशों को ये अचीव करना है। भुखमरी को खत्म करना, लोगों की इनकम कम हो रही है, क्या भुखमरी खत्म हो जाएगी या बढ़ेगी? सिंपल सी बात है, बढ़ेगी। अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन देना, जेंडर इक्वालिटी, साफ पानी पीने का प्रोवाइड करवाना, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करना, इनइक्वालिटीज़ को कम करना, ये सब हमारे टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। इनको अचीव करना है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसके ऊपर एक स्पेशल फोकस करना होगा, क्योंकि इसमें आधे से ज़्यादा गोल सीधा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं, उनसे लिंक हैं। तो एक स्टडी ने यहाँ पर यह रिवील किया है कि दुनिया भर में जो लेबर इनकम शेयर है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है। 2019 से लेकर 2022 के बीच में 0.6% से दोस्तों यहाँ पर ये इनकम शेयर डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा कोविड-19 के समय पर। फिर उसके बाद नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई, चैट जीपीटी जैसी चीज़ें मार्केट में आ गई, तो कंपनीज़ ने सोचा कि भाई इधर से कोई जवाब देने वाला व्यक्ति है हमारे प्लेटफॉर्म पे। मान लो कोई एप्लीकेशन है और वो उसमें बहुत सारे कंज्यूमर है, कंज्यूमर कोई कंप्लेंट है वो यहाँ पर लिखवा रहा है, तो उधर से एक व्यक्ति को उस कंपनी ने बैठा रखा है रिप्लाई करने के लिए। अब क्या वो उस व्यक्ति को हटा दिया, बोला चैट जीपीटी लगाएंगे हम, वो रिप्लाई देगा, ये ऐसे काम होगा। तो इससे क्या हो रहा है, रोज़गार भी छिन रहा है, या जिस व्यक्ति की यहाँ पर कह सकते हैं जिस व्यक्ति को एआई रिप्लेस कर रहा है उसकी वैल्यू कम हो जा रही है, उसका जो इनकम है वो यहाँ पे कम हो जा रहा है, समझ गए। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसको लेकर आईएलओ ने एक कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट भी की है सभी कंट्री से कि भाई आप एक्शन लीजिए, कंट्रीज़ को एक्शन लेना होगा ताकि यहाँ पर इस रिस्क को थोड़ा सा काउंटर किया जा सके। हमें कुछ ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीतियों की ज़रूरत है जहाँ पे हम एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करें, इक्वली हर एक व्यक्ति तक इकोनॉमिकल बेनिफिट्स पहुंच सकें, ऐसी चीज़ को प्रमोट किया जा सके, है ना। ऐसा भी ना हो कि हम एक तरफ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ पर हम लेबर को पूरी तरह से ख़त्म ही कर देंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लेबर के अंदर में काम कर रहे हैं, तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को समझना होगा अगर सभी लोगों की ग्रोथ को साथ में लेकर चलना है तो। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये जो न्यूज़ आर्टिकल है वो समझ में आ गया है। अब एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे कई सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एआई के बारे में पूछा जा सकता है कि बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आप क्या प्रोज क्या कॉन्स मान सकते हैं, आप किस साइड रहेंगे, फ़ायदे हैं इसके ज़्यादा या नुकसान ज़्यादा हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं जो कि इंटरव्यू में भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दोनों ही कॉन्सेप्ट बता के चल रहा हूँ। जो डिबेट्स रहती हैं, एआई के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हर एक चीज़ का ये सिनेरियो है, कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू हैं, तो ऐसी हर एक चीज़ के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो एआई के एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे तो पहली चीज़, जब यहाँ पर इंसानों के थ्रू काम किया जा रहा था, यहाँ पे मशीन्स आ गई, तो गलतियाँ करने की जो कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, तो एरर्स कम हो जाते हैं, सिंपल सी बात है। तो एआई क्या करता है, नंबर ऑफ़ एरर्स को कम कर देता है, क्योंकि यहाँ पे मशीन्स काम कर रही हैं। एरर होंगे बट वो कम हो जाते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाती है। एक इंसान पहले अकेले काम कर रहा था, अब मशीन्स के थ्रू कर रहा है, तो इससे प्रोडक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है इंप्रूव होगी, अब काम जल्दी होगा, प्रोडक्शन जल्दी होगा। फिर कॉस्ट सेविंग, एआई क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लोगों को रखेगा नहीं, कम लोगों की ज़रूरत है, केवल मशीन से वो काम करेंगे, तो इससे बहुत सारी कॉस्ट सेविंग हो रही होगी। फिर एक्यूरेसी यानी कि सटीकता जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। ह्यूमंस अगर काम कर रहे होते तो कई सारी चीज़ों में डिफेक्ट होता या एरर जैसी चीज़ें होती हैं, अभी क्या होगा, एक्यूरेट तरीके से काम किया जा सकेगा क्योंकि मशीन से हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एडवांटेजेस। इसी के साथ दोस्तों यहीं पे डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेज ठीक है, आपने ये भी बोला, क्योंकि एडवांटेज में ये बोला ना, क्योंकि इंसान की ज़रूरत कम लगेगी क्योंकि मशीन ज़्यादा होगी, तो सिंपल सी बात है कम ज़रूरत होगी तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जॉब्स को ऑटोमेटिक मोड में प्रोवाइड करवा दिया है।
तो जो ह्यूमंस परफॉर्म कर रहे थे वो जॉब अब यहीं पे रोबोट और एआई कर रहा है। फिर दूसरा यहाँ पे लॉक ऑफ क्रिएटिविटी, ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। एआई क्या कर रहा है, लोगों की जो क्रिएटिविटी है उसको यहाँ पे कम कर रहा है। अब इंसान कुछ खुद से नहीं कर रहा, कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, किसी की समरी निकालनी है, सीधा यहाँ पर डाल दो इंटरनेट पे, सब आपको मिल जाएगा। थोड़ा दिमाग भी आज के समय पर नहीं लगाना चाह रहा, जिससे इंसान की क्रिएटिविटी पहले के कंपैरिजन में कम हो रही है। हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं इस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस के ऊपर में। फिर आता है प्राइवेसी कंसर्न। अब जितना भी ये टेक्नोलॉजिकल डेटा यहाँ पर ये है, चाहे वो एआई वगैरह हो, ये आपका बहुत सारा डेटा यूज़ करेगा। पहले उसमें आप डेटा डालोगे तभी वो रिस्पॉन्स करेगा, तो पर्सनल डेटा भी होगा, उसको भी एनालाइज करेगा, उसको भी कलेक्ट करेगा। इससे एक इंसान के जो प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं वो बढ़ सकते हैं। फिर आता है बायसनेस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम सेट किया जाता है, हो सकता है वो बायस हो जाए, एक साइड में यहाँ पर उसका झुकाव रहे, है ना उनको, या फिर क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब एआई तैयार होता है, जैसे चैट जीपीटी की हम लोग बात करते हैं, तो पहले उसमें डेटा भरना पड़ता है, उसी के रिस्पॉन्स में वो जवाब देता है। तो आपने जिस इंसान ने डेटा भरा है, जिसने उसको तैयार किया है, उसकी सोच की तरह ही तो काम करेगा। अब उसकी सोच अगर बायस है तो वैसी सोच पे वो मशीन्स भी काम करेंगी। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा। मान लो किसी के प्रति वो अपने माइंड में डिस्क्रिमिनेशन रखता है, तो वो मशीन्स या जो एआई एल्गोरिथम है वो भी ऐसे ही भेदभाव फिर करने लगेगा, क्योंकि वैसे ही डेटा उसमें सेट किया जाएगा। तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर हो गए। अब आगे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये भी ध्यान रखिए, हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था कि इस आर्टिकल में आईएलओ की बात हुई है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन की एक इंपॉर्टेंट एजेंसी है, एक ऐसा संगठन है जहाँ पे सरकार, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स, इन तीनों को साथ में लेकर आया जाता है। 187 मेंबर्स इसके कंट्रीज़ हैं, मतलब जो मेंबर्स हैं वो इसके सदस्य आपको देखने को मिल जाएंगे, 187 कंट्रीज़। तो क्या भारत इसका मेंबर है? जी बिल्कुल, इंडिया भी इसका मेंबर है। क्वेश्चन यह है, इस बॉडी का काम क्या है? नाम से पता चल रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और हमने रिपोर्ट में देखा है कि ये लेबर्स की बात उठा रहा है, उनके हक की बात कर रहा है। तो इसका काम भी यही है कि जितने भी मजदूर हैं, जितने भी लेबर कैटेगरीज हैं, लेबर स्टैंडर्ड्स हैं, उनके हक की बात करना, उनके राइट्स को यहाँ पर दुनिया भर में उठाना, उनके लिए पॉलिसीज़ डेवलप करना, उनके लिए अच्छे काम को प्रमोट करना, ये काम है आईएलओ का। और आईएलओ को इसी के आधार पर नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था 1969 में। आपको पता है ना, नोबेल पीस प्राइज़ हम किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी दे सकते हैं, तो 1969 में आईएलओ को ये प्राइज़ दिया गया। आईएलओ का जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जेनेवा में है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वनडे एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखिए, यूपीएससी ने 2018 में एक प्रश्न यहाँ पे पूछा आपसे। क्वेश्चन ये था कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन, जो अग्रीमेंट है 138 और 182, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है। ऐसे कन्वेंशंस कभी कभी चर्चाओं में होते हैं, वैसे आज वो कन्वेंशन चर्चाओं में नहीं है। जब नंबर्स वाले चर्चाओं में होते तो मैं बता देता हूँ कि भाई इसको ध्यान रखिएगा। तो ये बस खाली मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला न्यूज़ आर्टिकल हमारे अखबार में पेज नंबर 14 पर प्रेजेंट है, जिसको अगेन हम जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाएंगे। रिपोर्ट है, और इस आर्टिकल में बोला जा रहा है, जो हमारे हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि 90% जो प्रोजेक्ट्स हैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वो कंप्लीट कर दिए गए हैं। कई सारे शहरों को स्मार्ट सिटी बना दिया गया है ना। स्मार्ट सिटी मिशन आपको पता है ना, 2015 में जो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, इसमें क्या क्या करने की बात की गई थी, सब बताऊंगा, डोंट वरी। तो आर्टिकल में बोला जा रहा है कि 90% से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं इन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत में उनको ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया गया है हमारे शहरों के अंदर में। जो बचे कुछ 10% प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी कहीं ना कहीं देरी से चल रहे हैं, उसमें कोई लीगल इशू फंस गया है, या कोई क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, सर्टिफिकेट लेना पड़ता है ना, या क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से वो प्रोजेक्ट्स अभी नहीं हो पाए। या सरकार जो ज़मीन खरीद रही है उसमें कुछ चैलेंजेस यहाँ पे फंस रहे हैं, या कोई मान लो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है, ऐसे वगैरह वगैरह बहुत सारे चैलेंजेस सामने हैं, जिसकी वजह से 10% प्रोजेक्ट में डिले हो गया है। लेकिन 90% प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कंप्लीट कर दिए गए हैं। तो जो हमारा टारगेट था कि हम अपने देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट शहर बनाएंगे, उसमें से 17 शहरों में 100% प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं, और बाकी यहाँ पर 75 स्मार्ट सिटीज़ में और भी कह सकते हैं 75% के आसपास प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। 34 शहरों में 90% अगेन प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, वो यहाँ पे बोला जा रहा है।
जिसमें से हमने बहुत सारा पैसा लगभग 48,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की थी, जिसमें से 46 करोड़ रुपए ऑलरेडी हम यूटिलाइज कर चुके हैं। तो अभी तक स्मार्ट सिटी मिशन में अपडेट क्या आया है, वो अपडेट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में समझाया गया। इस अपडेट को ध्यान रखिएगा। अब देखो, एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है, सीधा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि आखिरकार ये हमारा स्मार्ट सिटी मिशन एग्जैक्टली है क्या, लाने का पर्पस क्या था, क्या क्या यहाँ पर हमारा टारगेट सेट करे गए थे। देखिए, ये जो पर्टिकुलर मिशन है इसको जून 2015 में लॉन्च किया गया, ताकि हम क्या कर सकें, अपने शहरों को स्मार्ट बना सकें। स्मार्ट कैसे बनेगा, वहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाएगा, सस्टेनेबल और क्लीन एनवायरनमेंट दिया जाएगा, लोगों का जो रहने सहने का तरीका है, उनके जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, उसको इम्प्रूव करने की बात की जाएगी, है ना। वहाँ पे लोगों के पास में हर एक प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस होंगे। तो ये हमारा मेन पर्पस होता है स्मार्ट सिटी मिशन का, लोगों का रहने का तरीका बहुत आसान कर दिया जाएगा। और इसके लिए 100 शहरों को सेलेक्ट किया गया था स्मार्ट सिटी मिशन के तहत, ठीक है, जहाँ पे हमने टारगेट रखा 2016 से 2018 के बीच में ये काम करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को एक्सपैंड कर दिया गया और आज तक इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला, केंद्र सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए खर्च करने की बात की गई थी इन 100 स्मार्ट शहरों को बनाने के लिए, जिसमें से 47,000 करोड़ रुपए लगभग खर्च कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से 90% प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। समझ गए। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है, अर्बन लोकल बॉडीज़ भी हैं, ये भी यहाँ पर कुछ अमाउंट प्रोवाइड करवाएंगी जितना यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। उसके बाद जो है ये पूरी तरह से काम करेगा। इसमें कुछ यूनियन टेरिटरीज़ वगैरह को यहाँ पर हटा दिया गया है ना, कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हटा दिया गया है, जहाँ पर केवल केंद्र सरकार पैसा प्रोवाइड करवाएगी। नहीं तो फिर नॉर्मल जो हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा प्रोवाइड करवा रही है, केंद्र सरकार भी पैसा प्रोवाइड करवा रही है, और उसके आधार पर हम अपने स्मार्ट सिटी मिशन को अंजाम दे रहे हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने बोला, इसमें कई सारी बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, फाइनेंस कमीशन है, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर हमने ऐड की गई हैं। अब सवाल यह है कि स्मार्ट सिटी मिशन के अचीवमेंट्स क्या क्या हैं अभी तक। तो हमने बहुत सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है ना। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाए, जिसमें एक स्मार्ट फीचर जो पूरे शहर को यहाँ पर अच्छे से मॉनिटर करेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अभी स्टार्टिंग मैंने आपको बताया टोटल 17 गोल्स हैं। उन गोल्स में हमारे बहुत सारे टारगेट हैं, साफ़ सफाई करना, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव करना, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर फोकस करना। तो उन 17 में से 15 गोल्स को दोस्तों यहाँ पर ये अचीव करने के ऊपर फोकस कर रहा है हमारा स्मार्ट सिटी मिशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी स्पेशल फोकस किया जा रहा है। फिर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रोड्स बनाने के ऊपर काम किया है, वाटर सप्लाई, सीवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को यहाँ पर इम्प्रूव किया गया है इन पर्टिकुलर शहर में, जहाँ जहाँ पर इस स्मार्ट सिटी मिशन को इम्प्लीमेंट किया गया है। नाउ यहीं पे दोस्तों ये भी बताया गया है कि इस मिशन के अंदर में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी चुनौतियां भी देखने को मिली हैं। जैसे पहली चुनौती है कि स्मार्ट सिटी मिशन वैसे ख़त्म होना था जून 2023 तक, बट ये बढ़ते बढ़ते 2024 तक आ गया है। अभी तक सभी प्रोजेक्ट्स फिनिश नहीं हुए हैं, काफ़ी सारे पेंडिंग भी पड़े हैं। कहीं कहीं पर फंडिंग चैलेंज आ गया, पैसा यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाया गया, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट्स रुक गए। कहीं कहीं पर यहाँ पे बोला गया जो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला प्रोग्राम है ये फेल कर गया, है ना। लोन्स वगैरह हम लोगों ने उठाए, तो लोन्स प्रॉपर तरीके से यहाँ पर कह सकते हैं सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो उसकी वजह से भी कई सारे सेक्शंस में क्या हुआ, ये स्कीम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई। तो इन चैलेंजेस के ऊपर काम किया जा रहा है और फोकस किया जा रहा है कि इन चैलेंजेस को ख़त्म करके हम स्मार्ट सिटी मिशन को 100% एप्लीकेबल बनाएं। और इसके लिए यहाँ पे कुछ सुझाव भी हैं कि हमें इस स्मार्ट सिटी मिशन में फ़ेज़ 2 की ज़रूरत है, और कुछ अलग से बॉडीज़ बनाइए जो बिल्कुल ध्यान रखेगा इन डेवलपमेंट्स के ऊपर में कि आप किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहे हैं। और जितने भी आपने इंटीग्रेटेड सेंटर्स बनाए हैं उनका रोल बढ़ा दीजिए। उनको आपको क्या करना होगा, हेल्थ सेक्टर, इंटरनल सिक्योरिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों को भी यहाँ पर ऐड करना होगा, जिससे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम स्मार्ट सिटी मिशन को डेवलप कर पाएंगे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि सरकार के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए, शहरों को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए। केवल स्मार्ट सिटी मिशन ही नहीं, उसके साथ साथ ये प्रोग्राम्स अगर आपसे पूछा जाए, स्पेशली मेंस में पूछ लिए जाते हैं, तो ये प्रोग्राम्स पता होने चाहिए। जैसे पहला है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, दूसरा है अमृत मिशन का नाम सुना होगा, अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाला, क्योंकि शहर की बात हो रही है यहाँ पे तो अर्बन वर्ड यूज़ किया गया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना जो रिसेंटली चर्चाओं में था,
तो ये कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जहाँ पर हम अपने अर्बन सेक्टर को, शहर वाले एरियाज़ को डेवलप करने के ऊपर में एक स्पेशल फोकस कर रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला न्यूज़ आर्टिकल दोस्तों हमारे अखबार में पेज नंबर 15 पर प्रेजेंट है, जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करने वाले हैं। तो बिजनेस पेज पर आर्टिकल है, एक टर्म है यहाँ पे ग्रीन शूट करके। इस टर्म को हम सीखेंगे क्योंकि इकोनॉमी के अंदर कई बार ये टर्म्स पूछ ली जाती हैं। तो बोला यह जा रहा है कि कुछ ग्रीन शूट्स देखने को मिला हमारे शहर के अंदर, जो डिमांड्स हैं स्पेशली उसमें, गांव वाली डिमांड्स में। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है ना, गांव वाले क्षेत्रों में डिमांड्स इंप्रूव हो रही हैं, प्रोडक्ट्स की डिमांड इंप्रूव हो रही हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन शूट। तो इंडिया का कंजम्पशन धीरे धीरे बेटर हो रहा है, इंडिया का प्राइवेट कंजम्पशन भी बढ़ा है। लोगों का यहाँ पर जो कंजम्पशन है अलग अलग सामानों के ऊपर, चाहे वो एसी हो या दूसरी चीज़ें हो, टीवी, मोबाइल फ़ोन, इन सब चीज़ों के ऊपर में, तो कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसमें एक ग्रीन शूट टर्म का यूज़ किया गया कि हमें ग्रीन शूट दिख रहा है। तो क्वेश्चन यह है कि सर ये ग्रीन शूट होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ये टर्म अक्सर चर्चाओं में रहा, बताइए इसका मतलब क्या है। तो ग्रीन शूट एक ऐसा टर्म होता है जब हम इस टर्म का यूज़ करते हैं अपनी इकोनॉमिक रिकवरी को डिस्क्राइब करने के लिए। मान लीजिए हमारी इकॉनमी है, उसमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी तक इकॉनमी डाउन थी, अब डिमांड बढ़ रही है, लोगों की सप्लाई बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मतलब चीज़ें पॉजिटिव वे में बढ़ रही हैं, इकॉनमी ग्रो कर रही है। तो उसको हम यहाँ पर एज अ ग्रीन शूट के टर्म पर डिफाइन करते हैं। जैसे एक छोटा सा पौधा होता है ना, वो पौधा धीरे धीरे करके बढ़ता चले जाता है और एक पेड़ का रूप ले लेता है, तो वहीं से टर्म लिया गया है ग्रीन शूट। वैसे तो पौधे के लिए इस्तेमाल होता है, अभी यहाँ पर हमने इकॉनमी जब बढ़ रही होती है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपना दिखा रही होती है, तो उसके लिए भी हम ग्रीन शूट टर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक मेटाफर हमने इस्तेमाल कर लिया है अपनी इकॉनमी के रिकवरी के लिए। सवाल यह है, यह टर्म लेकर कौन आया? इस टर्म को सबसे पहली बार इस्तेमाल किया गया था यूके के एक चांसलर हैं नॉर्मन लेमंट, इनके थ्रू, ताकि यहाँ पर वो इकोनॉमिक ग्रोथ को रेफ़र कर सकें। और उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ को ये दिखाया कि भाई अब की बार इकॉनमी के अंदर ग्रीन शूट हमको नजर आया, यानी इकॉनमी रिकवर हो रही है। और इकॉनमी कब रिकवर होगी? जब वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा, कार की सेल बढ़ रही होगी, हर चीज़ की डिमांड बढ़ रही होगी, डेवलपमेंट्स हो रहे होंगे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, तो ये सबको हम एज अ ग्रीन शूट देखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन बने कि बताइए ग्रीन शूट क्या है, तो आप पूछ लीजिएगा कि किस बेसिस पे बताना है, हमें एग्रीकल्चर बेसिस पे बताना है या इकोनॉमिक बेसिस पे बताना है। आप बताइए, मुझे दोनों चीज़ें पता है ना। तो आई होप आपको ये ग्रीन शूट वाला जो टर्म है वो क्लियर हो चुका है। चलिए, एक और न्यूज़ आर्टिकल है आज के अखबार में, पेज नंबर 16 पर प्रेजेंट है, जिसको फिर से हम जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के साथ में लिंक करेंगे। तो यहाँ पे बात हो रही है, वैसे इकोनॉमी नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन से भी लिंक कर सकते हैं, वर्ल्ड पेज पे ये टॉपिक है। बांग्लादेश ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जहाँ पे इनके हथियार जो लूट लिए गए थे उनको रिकवर करने की ये बात कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा बांग्लादेश के अंदर में एक तख्ता पलट सा हुआ, जिसके बाद शेख हसीना को देश से निकाल दिया गया, वो निकलकर अभी इंडिया में प्रेजेंट है। फिर उसके बाद वहाँ पे एक इंतरिम सरकार बनाई गई, मोहम्मद यूनुस उस इंतरिम सरकार को लीड कर रहे हैं और इंतरिम सरकार लगातार चल रही है। इलेक्शन कब होंगे बांग्लादेश में कुछ नहीं पता, वो इंतरिम सरकार के माध्यम से ही यहाँ पर अभी बांग्लादेश चल रहा है। तो दोस्तों होता यह है कि जब ये प्रोटेस्ट हुआ शेख हसीना के खिलाफ, तो उस पूरे प्रोटेस्ट में, उस प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने क्या किया, बहुत सारे हथियार चुराने शुरू कर दिए। और बोला यह जा रहा है कि अभी तक तो लगभग 3700 से ज़्यादा जो हथियार हैं अलग अलग प्रकार के, वो रिकवर कर लिए गए, लेकिन अभी भी 2000 से ज़्यादा जो वेपन्स हैं, जो हथियार हैं, जिसमें आपकी राइफ़ल हैं, गन्स हैं और कई सारे हथियार, वेपन्स हैं, बॉम्ब हैं, टीयर गैस कनिस्टर हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी भी गायब हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बांग्लादेश ने ऑपरेशन लॉन्च किया है कि उन सब चीज़ों को जल्द से जल्द रिकवर किया जाए, नहीं तो फिर और बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है देश भर में। क्योंकि दोस्तों ये पूरा प्रोटेस्ट 5 अगस्त को शुरू होता है, आपको पता है, और शेख हसीना जो है, मतलब प्रोटेस्ट तो बहुत पहले चल रहा था, शेख हसीना 5 अगस्त को यहाँ पर बांग्लादेश छोड़कर वो इंडिया में आ जाती हैं। उसके बाद बहुत दंगे बढ़ के लोग पार्लियामेंट में घुस गए, शेख हसीना के होम में घुस गए, है ना। उसके बाद वहाँ से सामान उठाया, चोरी किया, ऐसे पुलिस स्टेशंस वगैरह कई सारी जगह पर यहाँ पे सीज़ कर दिए गए, वहाँ से हथियार चुरा लिए गए। तो वो जो लूट किया गया है उसको बेसिकली रिकवर करने के लिए ऑपरेशन है, जिस वजह से चर्चाओं में है। आगे बहुत सारे और भी न्यूज़ आर्टिकल इस टॉपिक से रिलेटेड अगर पब्लिश होते हैं तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊँगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए रेलिवेंट होने वाला है। ये बेसिकली हमारा एडिटोरियल है। तो आज का एडिटोरियल डिस्कशन पे आ चुके हैं दोस्तों। आज पता है एडिटोरियल ज़्यादा काम के तो नहीं है, लेकिन कुछ रेलिवेंट एडिटोरियल मिले हैं। उससे पहले कुछ ऐसे एडिटोरियल जो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये ऐसा एडिटोरियल है अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है। तो आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आज का मेंस का क्वेश्चन भी इसी आर्टिकल के बेसिस पे मिलेगा। तो प्लीज़ आप अच्छे से हर एक चीज़ को सुनिएगा। आज अखबार में पेज नंबर 10 पर यह आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में हम लिंक करेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग है कि वाई हैज़ हिमाचल प्रदेश रेज द मैरिजेबल एज ऑफ वेमेन। देखो, शादी में जो महिलाओं की उम्र है इसको बढ़ाने की बात तो बहुत समय से हो रही है। ये आर्टिकल आप जो देख पा रहे हो ये जनवरी का आर्टिकल है, 30 जनवरी को ये अखबार में पब्लिश हुआ था। वो डेटा भी मेरे पास में है। तो कमेटी ने यहाँ पर क्या बोला है, हमारी एक पार्लियामेंट्री कमेटी है वो एग्जामिन कर रही है एक बिल को। उस बिल की भी मांग है कि जो वेमेन की एज है, गर्ल की जो एज है शादी के समय पर, वो बढ़ाई जाए। देखो होता क्या, नॉर्मली आज भी एक होता है यहाँ पर चाइल्ड मैरिज, अब और एक होती है यहाँ पे लीगल मैरिज। अब चाइल्ड मैरिज कब होगी, बच्चा कब कहलाता है इंसान बच्चा तब होता है जब उसकी उम्र 18 साल से कम हो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। 18 साल से कम है तो वो चाइल्ड कहलाएगा। और उस पर्टिकुलर एज में अगर शादी हो रही होगी तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाई जाएगी, जो कि इलीगल है, सही नहीं है, लेकिन फिर भी होती है। लेकिन दोस्तों उस बाल विवाह के बहुत नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है। उससे हम डील करने के लिए कई सारी प्रोग्राम सरकार लेकर आ चुकी है। भारत ने बहुत कुछ किया चाइल्ड मैरिज से लड़ने के लिए, क्या क्या वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक होती है लीगल मैरिज। अब आज के समय पर अगर शादी करनी है तो आज का नियम क्या बोलता है कि लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। लड़की 18 की है और लड़का 21 का है तो शादी आप कर सकते हैं। ये बेसिकली एक मैरिजेबल एज है। तो कहोगे इसमें दिक्कत क्या है। अब हिमाचल प्रदेश यहाँ पर दोस्तों जो वेमेन की एज है इसको बढ़ाने की बात करता है। हिमाचल प्रदेश ये बोलता है कि देखिए जो हमारे पास में पर्टिकुलर एक्ट है, क्योंकि ये एक एक्ट लेकर आते हैं, एक बिल लेकर आते हैं जिसका नाम है द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज हिमाचल प्रदेश अमेंडमेंट बिल 2024। ये वह बिल है जहां पे ये चाइल्ड मैरिज को रोकने की बात कर रहे हैं, बाल विवाह को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ये बिल यहाँ पर ये लेकर आए, जिसमें इन्होंने मांग क्या की है कि यहाँ पे लड़के की उम्र 21 तो ठीक है, लेकिन लड़की की उम्र भी बढ़ाकर हम 21 कर देंगे। तो लड़की भी 21 की है, लड़का भी 21 का है। लड़का चाहे 21 से बड़ा कितना भी हो, कितने भी साल का हो, लेकिन लड़की की उम्र 21 होनी चाहिए। पहले ये 18 थी मिनिमम, कि 18 की हो जाएगी तो आप शादी कर सकते हैं, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 21 किया जा रहा है मिनिमम, कि कम से कम 21 की अगर लड़की हो जाएगी तभी आप यहाँ पे उसकी शादी कर पाएंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस मैरिजेबल एज को बढ़ाने की बात हो रही है। इसको लेकर यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश की सरकार एक बिल लेकर आती है और 27 अगस्त को इस बिल को पास भी कर दिया जाता है, जहाँ पर वेमेन की जो मिनिमम एज है इसको 18 से 21 करने की बात की जा रही है। समझ गए। आप कितने सहमत हैं इनसे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी फिलहाल आर्टिकल समाप्त नहीं हुआ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पहले उसको सुनिएगा। ये न्यूज़ क्या है ये तो आपको समझ में आ गया। अब इंडिया में दोस्तों पहले ये जानिए कि जो ये बाल विवाह है उसकी स्थिति क्या है और कहाँ पर डगमगा रही है। भारत में चाइल्ड मैरिज पहले तो बहुत हुआ करता था, आज कम हो गया है नो डाउट, लेकिन होता है फिर भी इलीगल तरीके से छिपा कर, जहाँ पे जैसा भी हो जाए कर दे रहे हैं। तो जो चाइल्ड मैरिज है दोस्तों, वैसे अगर आप देख पाएंगे 2005-6 से लेकर 2015-16 के बीच में अगर आप देख पाएंगे तो ये रिड्यूस हुआ है ना। पहले 47% के आसपास था, ये कम होकर 26% के आसपास हुआ। पिछले 5 सालों में चाइल्ड मैरिज और तेजी से कम हुआ है ना, 3.5% से और इसमें डिक्लाइन हुआ, तो अब 23.3% के आसपास पहुंच चुका है। लेकिन क्या 23.3% कम है? भाई देश की आबादी भी तो देखो, 141 करोड़ की आबादी है देश की, तो 141 करोड़ में 23% बहुत हो गया। तो यही बोला जा रहा है कि अभी भी यहाँ पे जिसको आप कह रहे हैं कि पहले के कंपैरिजन में चाइल्ड मैरिज कम हुआ है, इसको हम मानते हैं, विश्वास करते हैं इस पर, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा है। 141 करोड़ में 23% अभी भी चाइल्ड मैरिज हो रही है। और इस बाल विवाह में जहाँ पे भी हो रहा है उसमें 8 राज्य टॉप पर हैं दोस्तों। उन 8 राज्यों में है सबसे पहले वेस्ट बंगाल, देन बिहार है, देन त्रिपुरा है। इन स्टेट्स ने बिल्कुल टॉप किया है इस लिस्ट में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अभी भी जो महिलाएं जिनकी उम्र 20 से 24 साल है, ऐसी 40% महिलाएं जिनकी उम्र 18 साल पहले ही हो चुकी, मतलब कि 18 साल से कम की थी तभी हो चुकी थी। तो ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी ऑलरेडी बाल विवाह यहाँ पर हो चुका है। तो ये स्टेट्स टॉप पर चल रहे हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर चाइल्ड मैरिज में एक भारी गिरावट भी देखने को मिली।
वो राज्य कौन से हैं? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 2015-16 में 32% चाइल्ड मैरिज हुआ था। 2020-21 में कम हो गए 23% हो गया, 23% हो गया। ऐसे ही दोस्तों राजस्थान में 35% से कम होकर 25% हो गया। उसी प्रकार से हरियाणा तीसरा स्टेट आपको देखने को मिल जाएगा जहाँ पे यहाँ क्या हुआ है, ये कम होती हुई नजर आई है। तो चाइल्ड मैरिज का रिडक्शन कहाँ पे नजर आया, ये देखने को मिला। टॉप कौन कौन से राज्य कर रहे हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, ये हमने देखा। अब क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल सिनेरियो देख लेते हैं एक बार। क्या चाइल्ड मैरिज, ये बाल विवाह केवल भारत में ही होता है? नहीं दोस्तों, दुनिया भर में यहाँ पर ये ट्रेंड चलता है। एक डेटा है यूनिसेफ का, और उस यूनिसेफ के डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स जिनकी यहाँ पर बचपन के समय पर ही यहाँ पे शादी हो गई है, तो वो हर साल 12 मिलियन के आसपास यहाँ पर ये डेटा निकल कर आता है दुनिया से। तो दुनिया भर में यहाँ पर चाइल्ड मैरिज हो रही है। फिर 2030 का जो हमने यहाँ पर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने की बात की है, वही आज देखो न्यूज़पेपर में तीसरी बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं। तो 17 गोल जो अचीव करना है, इसमें कई सारे गोल हैं हमारे। इसमें यहाँ पे हमारा कुछ हार्मफुल प्रैक्टिस को ख़त्म करने का भी टारगेट है। भाई ज़बरदस्ती शादी करवाना, ज़बरदस्ती चाइल्ड मैरिज करवाना, ये भी तो यहाँ पे हमें टारगेट करना होगा, ये तो हमें ख़त्म करना होगा। वो बच्चे हैं उस समय पर, इस तरीके से यहाँ पे उनमें मैच्योरिटी भी डेवलप नहीं हुई है, उस समय पर आप शादी करवा दोगे, आगे पूरा जीवन यहाँ पर साथ में रहना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में देखने को मिलती हैं। और इसी चीज़ को टैकल करने के लिए भारत के अंदर में कई सारे नियम लेकर आए गए, अलग अलग राज्य नियम लाने लगे दोस्तों। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं कई सारे लॉज में पहला लॉ है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, 2006 का प्रॉपर नियम आया। फिर पोक्सो एक्ट आया जहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, सेक्सुअल ऑफेंस से बचाने की बात करते हैं बच्चे को। इन एक्ट्स का मेन पर्पज़ यही है कि जो भी यहाँ पर बच्चों के ह्यूमन राइट्स हैं, उन मानवाधिकारों को बचाया जा सके। फिर इसी प्रकार से दोस्तों ये जो हमारा 2006 का ये एक्ट था ना, इसमें बदलाव किया गया 2021 में, जिसका नाम दिया गया प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021। और 2021 में जो ये बात हुई, 2021 में यही पर्पज़ था कि एक वीमेन की जो एज है उसको बढ़ाकर 18 से बढ़ाकर 21 करनी होगी। यही मांग उठाई जा रही है, पार्लियामेंट भी इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा है लंबे समय से, कि एक वीमेन की जो एज है मिनिमम 18 साल है, उसको बढ़ाकर 21 कर दो। लड़के की 21 रहेगी या 21 से ऊपर रहेगी, चलेगा। दोनों यहाँ पर मैच्योरिटी वाले स्टेज में होंगे 21 साल तक, तो उस वाली स्टेज में आप शादी कर सकते हैं, वो लीगल मानी जाएगी। ऐसी मांग चल रही है। वैसे अभी जो चल रहा है वो फॉर्मूला वही चल रहा है 18-21 वाला, 18 की लड़की और 21 का लड़का। ना अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि चल रहा है जैसा तो चलने दो, दिक्कत क्या है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। नहीं, क्वेश्चन ये है कि जो ये कम उम्र में शादी हो रही है, जो चाइल्ड मैरिज हो रहा है, 18 साल या 18 साल से कम उम्र में जो शादी हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा बुरे इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे पहली चीज़, यहाँ पर महिलाओं को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। प्रॉपर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। जो वेमेन है उनके साथ में बहुत सारी असमानताएं देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि 18 साल में क्या ही एजुकेशन होगी, 12th कर ले वही बहुत बड़ी बात है ना। फिर उसके बाद में आगे अगर कुछ करने का सोचा है, जॉब करने का सोचा है, कुछ बनने का सोचा है, वो तो फिर भूल ही जाओ। तो यहाँ पर कई सारे केस ऐसे हैं जहाँ पर वेमेन को एजुकेशन भी प्रॉपर प्रोवाइड नहीं करवाई जाती। 10th तक पढ़ा दिया या और कम तक पढ़ा दिया, उसके बाद में सीधा शादी करवा दी एक अर्ली एज में ही। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, जिससे एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो राइट है वेमेन का, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पा रहा है उनको। तो अगर मिनिमम एज बढ़ जाएगी तो 21 हो जाएगी साल, वो तो कम से कम 21 साल तक तो आप शादी नहीं कर सकते। तो 21 साल तक वो पढ़कर अपना ग्रेजुएट तो हो सकेगी ना, 2021 तक ग्रेजुएट यहाँ पर हो सकेगी। तो ये बताया जा रहा है। तो एजुकेशन में एक अच्छा एक्सेस मिल पाएगा, फिर आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए भी सोच पाएंगे, तब यहाँ पर मैच्योरिटी और बेहतर होगी। फिर दूसरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि एक बुरा असर ये भी पड़ता है, अगर आप जल्दी शादी करवा देते हैं तो इससे विमेन की हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। कई सारी रिपोर्ट्स यहाँ पर बता चुकी हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जल्दी शादी हो जाएगी, जल्दी प्रेगनेंसी की स्टेज आएगी। तो उस प्रेगनेंसी की स्टेज की होने की वजह से, क्योंकि उस उम्र में प्रेगनेंसी होने की वजह से उस मदर के हेल्थ के ऊपर में बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो बच्चा जन्म लेगा, ठीक है, उसके हेल्थ पर भी बहुत सारे ऐसे इम्पैक्ट्स पड़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो स्टेज थोड़ी अर्ली स्टेज कहलाई जाएगी। तो मदर्स को कई सारे रिस्क से गुजरना पड़ सकता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैलेंजेस से, माल न्यूट्रिशन हो गया यानी कुपोषण हो गया, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ऐसे बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं जिससे यहाँ पे उनको गुजरना पड़ जाता है। तो अर्ली एज यानी अर्ली प्रेगनेंसी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में। फिर
ऐसी ही चीज़ों को टैकल करने के लिए कई सारी जो स्कीम्स हैं, नई नई पॉलिसीज़ हैं, वो लेकर आई गई ताकि गर्ल चाइल्ड मैरिज को थोड़ा सा रोका जा सके। अब उन योजना में सबसे पहला है सुकन्या समृद्धि योजना। 2015 में इसको लॉन्च किया गया ताकि जो गर्ल चाइल्ड है उसके कल्याण की बात की जा सके। यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उस बच्ची के, उनको एंकरेज किया गया इस योजना के माध्यम से कि वो इन्वेस्टमेंट करें, एक फ़ंड वगैरह यहाँ पर बनाएं ताकि उस पैसा को थोड़ा रखा जा सके और बच्ची जब बड़ी हो जाए तो उसके शादी के खर्चे या जो उसकी पढ़ाई का खर्चा होगा वहाँ से निकाला जा सके। तो ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। फिर बालिका समृद्धि योजना आपको देखने को मिल जाएगा। ये भी एक दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम आपको नज़र आएगी जहाँ पे गर्ल्स को फिनेंशियली सपोर्ट करने की बात की है, स्पेशली वो वाली गर्ल्स को जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड एरिया से आ रही हैं। तो ये जो स्कीम है ये इंश्योर करती है कि जो गर्ल चाइल्ड है वो स्कूल्स के अंदर में एनरोलमेंट करे, स्कूल्स के अंदर में यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए जाएँ, प्राइमरी स्कूल सेकेंडरी स्कूल्स में एजुकेशन को गेन करें। तो एजुकेशन को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की गई है, समझ गए। फिर ऐसे यहाँ पर तीसरा स्कीम लेकर आया गया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जहाँ पे अब इसके बारे में आपको पता ही है, जितनी भी गर्ल चाइल्ड हैं उनके वेलफेयर के लिए स्कीम आई। इस स्कीम का मेन पर्पस यही था कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको बचाया जाए और उसको एजुकेट किया जाए, क्योंकि मानना विश्वास लोगों को दिलाना विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर में एक ऐसी सोसाइटी बनाई जाए जहाँ पर वेमेन मैन इक्वली ट्रीट किए जाएँ। तो ये जो स्कीम है इसका मेन पर्पस यही था गर्ल चाइल्ड की सेफ्टी को बढ़ावा देने के साथ साथ, क्योंकि जब बच्ची पैदा होती है तो उसकी सेफ्टी पे ध्यान रखना और सेफ्टी के साथ साथ यहाँ पे उसकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना। ये मेन पर्पस था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो दोस्तों ये है हिमाचल प्रदेश का ये बिल। आप किस क्षेत्र में रहेंगे, इस बिल को सपोर्ट करेंगे या कैसे नहीं करेंगे, तो जो भी चीज़ें हैं आप बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। अदरवाइज़ एक मेंस का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इवैल्यूएट द स्टेप्स टेकन बाय द इंडिया टू एंड चाइल्ड मैरिज। आप उन कदमों के बारे में बताइए जो भारत द्वारा उठाए गए हैं चाइल्ड मैरिज यानी बाल विवाह को समाप्त करने के लिए। ठीक है, हिंदी में रेड कर देता हूँ। बाल विवाह को समाप्त करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का मूल्यांकन करें। 250 शब्दों में लिखना है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे ही आप यहाँ पे फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा या वीडियो का लिंक मिलेगा, उसके नीचे लिखा होगा कमेंट, ये देख पाओगे ऐसे कमेंट लिखा होगा। तो ये जो कमेंट लिखा है ना इस पर टैप कर देना। जैसे आप इस पर टैप करोगे एक दूसरा ग्रुप ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आप अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हैं। और अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक और हमारा एडिटोरियल है, ये भी पेज नंबर 10 पर है। इसको जीएस पेपर नंबर 3 इंफ्रास्ट्रक्चर से आप लिंक कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ANIIDCO के बारे में। ये क्या है? यह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट। अब देखो दोस्तों, मैं इसके बारे में बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूँ। पता है ना, निकोबार आइलैंड पर 72,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर रही है, जहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे, है ना। मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, एयरपोर्ट्स बनाया जा रहा है, कुछ और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, शिपिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो ये सब कुछ डेवलपमेंट्स करने की बात की जा रही है। लेकिन उस डेवलपमेंट की वजह से निकोबार आइलैंड पर बड़ा नुकसान हो सकता है। नुकसान ये है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स प्रेजेंट हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। वहाँ पे कुछ ट्राइब्स हैं, शोम्पन ट्राइब्स रहती हैं, तो वो ट्राइब्स की संख्या ऑलरेडी बहुत कम है, उनको एक बहुत बड़ा खतरा पहुँचेगा। वो दुनिया भर से अलग हैं, उन पे नुकसान पहुँच सकता है। और भी कई सारा एनवायरमेंटल नुकसान पहुँचेगा, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है इसके बारे में मैं हर एक चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ। फ़ायदे क्या होंगे, नुकसान क्या होंगे, क्यों हमारी सरकार इसके ऊपर बनाने के ऊपर जोर दे रही है, क्यों यहाँ पे अपोजिशन पार्टी यहाँ पर इसको अपोज कर रही है, ये हर एक चीज़ मैंने 29 अगस्त के वीडियो में दोस्तों आपको पढ़ाई है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग 29 अगस्त लिखना, 29 अगस्त 2024 द हिंदू बाय दीपक यादव एजुकेशन, ऐसा यहाँ पर दोस्तों लिखना है। आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो में आगे जाना तो आपको ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा। वही सिमिलर चीज़ें हैं, दोबारा एक्सप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो मैं आपको वीडियो भी बता रहा हूँ, बस ओपन करके यार इस आर्टिकल को पढ़ लेना वहाँ से, अगर जिसने नहीं पढ़ा है। जिनने पढ़ा है, जिनका रिविजन करना चाहते हैं तो वो भी एक बार जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, अपना रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अब आता है आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे। आज का वर्ड ऑफ द डे है पैरी। पैरी मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ब्लॉक करना, है ना। कि मान लो यहाँ पर कोई आपका ओपोनेंट है ना, उसके मूवमेंट को रोक देना, तो उसको बोलते हैं इम्पीड, सॉरी पैरी बोलते हैं। या किसी चीज़ को अवॉइड करना, किसी के आंसर को अवॉइड करना, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, आपने आंसर नहीं दिया, अवॉइड कर दिया, उसको बोलते हैं पैरी। इसका सिनोनियम हो सकता है ब्लॉक वगैरह, ये आप देख पाएंगे। एक सेंटेंस यहाँ पे यूज़ किया है कि शी क्लेवरली पैरीड द रिपोर्टर्स क्वेश्चन, है ना। उस महिला ने क्या किया? रिपोर्टर के प्रश्न को बहुत ही ज़्यादा चतुराई से इग्नोर कर दिया। क्लेवरली पैरीड यहाँ पर इस तरीके से वर्ड यूज़ किया गया। तो ये पैरी वर्ड यूज़ करके फटाफट नीचे कमेंट सेक्शन में एक सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस जब तक नहीं बनाओगे तब तक इन वर्ड्स का कोई फ़ायदा है नहीं। सेंटेंस जब आप बात आएगी किसी चीज़ को ब्लॉक करने की या क्वेश्चन इग्नोर करने की, अवॉइड करने की, तो आपको ये वर्ड पैरी यूज़ करना है। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे वोकैब्स उतना ज़्यादा आपका अपडेट होता चलेगा। ठीक है, चलिए आता है यूपीएससी के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपसे पूछा गया था विंडफॉल टैक्स के बारे में, कि विंडफॉल टैक्स को हम कैलकुलेट करते हैं किस बेसिस पे। कई बार मैंने वीडियो के अंदर पे आपको पढ़ाया है कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। अब टैक्स सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट काटती है ना, कंपनी के ऊपर में। अब मान लो कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उसका प्रॉफिट हुआ। अब उसके प्रॉफिट का एक लिमिट था कि हाँ इतना प्रॉफिट होता है। अब अचानक से कुछ अनकंडीशनल सिचुएशन हुई जिसकी वजह से यहाँ पर उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया कंपनी का, है ना। एक्स्ट्रा प्रॉफिट, समझ रहे हो, जिसका जिम्मेदार नहीं है ये, इसने जितना काम किया, जितना प्रॉफिट होना तो हो गया, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसा हेरा फेरी या कुछ ऐसा बदलाव हुआ जिसकी वजह से इसको प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। तो जो ऊपर का बेस लाइन के ऊपर का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसके ऊपर सरकार टैक्स काट लेती है, जिसको बोलते हैं यहाँ पर विंडफॉल टैक्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कि विंडफॉल टैक्स इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एक्सीडिंग अ बेसलाइन लेवल। अगर बेसलाइन लेवल को क्रॉस करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, वो भी मतलब कि उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, उसकी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, या मार्केट में हेरा फेरी की वजह से, मार्केट में डिसरप्शन की वजह से, तो उसके ऊपर जो टैक्स कटेगा वो कहलाता है विंडफॉल टैक्स। ठीक है, तो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसी के साथ में दोस्तों करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।